अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है, अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। तीसरा जो सेक्टर है वह है आपका सर्विस सेक्टर। टोटल 150 प्रश्न है, चिंता न करें। सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर का योगदान कितना है जीडीपी के अंदर, राज्यवार भी देखेंगे, निर्यात के अंदर भी देखेंगे। ये डाटा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए बात करते हैं आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, गजब के, शानदार। बातें करते दो जने, उसमें से एक पंछी को काट दिया जाए तो दूसरा बात कैसे करेगा? पढ़ाई करो। हाँ, सेवा सेक्टर से पक्का प्रश्न आएगा, 100% आएगा। और वो कौन सा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ एग्जाम से 5-7 दिन पहले। और जब मैं प्रूफ दूंगा 100 में से 80, सेकंड ग्रेड का कोई भी पेपर हो, 12, 13, 14, 15 जो भी हो, 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ मेरे से लेके जाना, 80 से भी ज्यादा। चाहे आने वाले ईओ आर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कोई सा भी पेपर हो, इस सेकंड ग्रेड के अंदर भी। लेकिन उसके लिए माइंड में आपका बैच ज्वाइन करके उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हम तो मिलाते हैं, ईश्वर का वरदान है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ठीक है? जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो माँ सरस्वती की तपस्या की थी, तो माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी एग्जाम पढ़ोगे आरपीएससी के पेपर में तो 80% से ज्यादा मिला दोगे, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में 90%, कट ऑफ से भी ज्यादा। तो इसलिए कभी भी कोई एग्जाम हो, माइंड में आपका बैच ज्वाइन करो, पढ़ो लिखो खूब सारा। 1000 रुपए का बैच होता है हमारा। सर 1000 रुपए? अरे हाँ, सिर्फ 1000 रुपए। तुम्हारे पास 15-20 हजार का फोन होगा, महीने का नेट रिचार्ज होता है 300-400 रुपए का। सिर्फ 3 महीने के नेट रिचार्ज, 2 महीने के नेट रिचार्ज के बराबर बैच की फीस होती है। कई बच्चे तो ऐसे मैसेज करते हैं, सर इतना सस्ता क्यों रखते हो बैच को, जब आप 80% क्वेश्चंस मिलते हो तो आपको तो 5-5 हजार फीस लेनी चाहिए सर, आपका बैच बहुत कीमती होना चाहिए। मैंने कहा पैसे कमाना उद्देश्य होता तो सभी जो कोचिंग से उनकी तरफ 5-5 हजार, 4-4 हजार कर देता मैं फीस। लेकिन मैंने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की आई थिंक 1200 रुपए फीस है की, और जीके प्लस एसएसटी, जीके प्लस हिंदी वाले तो 1599 के हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती। और उसमें से भी कोई बंदा अगर 80% मिला देवे तो उससे ऊपर पूरे राजस्थान में कोई नहीं है। और ये जिन बच्चों को विश्वास है वो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं है वो 12 तारीख को पेपर होने के बाद जरूर आना, मैं प्रूफ दूंगा, तो अगली बार जरूर आना, ठीक है? आगे आ जाओ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर सेवा सेक्टर, शुरू करें सेवा सेक्टर, आगे आ जाओ। एवरीथिंग इज ओके? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टीचर कभी ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैंने तो यूट्यूब पे भी ऐड बंद कर दिया, चाहूँ तो यूट्यूब से महीने के 2 लाख 1.5 लाख कमा सकता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं, सरस्वती हाथ में है। लेकिन वो ऐड इसलिए बंद किए तुम लोगों को बार बार ऐड से डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए। शुरू से ही पैसा नहीं कमाया यूट्यूब से, कभी नहीं कमाया। साल के मान लो 30-40 लाख तो यूट्यूब से भी हो सकता है, पर क्या खर्चे निकल जाते हैं ऐप के बैच से, तो इसलिए नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। टीचर व्यापारी नहीं होना चाहिए बस। चलो सेवा सेक्टर शुरू करूंगा, नॉन स्टॉप चलूंगा, इसको खत्म करते हैं अब, ठीक है? एलडीसी का भी आज पेपर हुआ तो मुझे वो भी सॉल्यूशन कराना। जीके बहुत ज्यादा पूछा है, उसमें 150 में से 50 क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन 105 क्वेश्चन पूछ लिए। तो भाई जीके पे फोकस करो, जीके के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो माइंड मैप आपका। वित्त वर्ष 2026 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत के जीवीए के अंदर सेवा सेक्टर का योगदान, सकल मूल्यवर्धन के अंदर जो है सेवा सेक्टर 56% योगदान रखता है, और अब तक की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो महामारी से पहले 48 थी, अब ज्यादा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंदर सेवाओं की हिस्सेदारी कितनी है और जीवीए के अंदर हिस्सेदारी कितनी है? जीवीए में 56% है, लेकिन सर जीडीपी का पूछ ले तो क्या करेंगे? जीडीपी के अंदर है वो हिस्सेदारी कितनी हो जाती है? जीडीपी में 49.9% है जीडीपी में, और जीवीए में 56% है। याद रखना 1.5% ज्यादा है जीडीपी में, बड़ी है, ग्रोथ हुई है। भारत के सेवा सेक्टर में जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत वार्षिक दर्ज की गई? सेवा सेक्टर पर ईयर अब 7 से 8% की वृद्धि से बढ़ रहा है। 2005 की तुलना में 2024 में विश्व सेवाओं में व्यापार में भारत की हिस्सेदारी पिछले 20 साल में विश्व की सेवाओं में, सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई है? वर्तमान में 4.3% विश्व में हम सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है? 2005 में 2% थी, ऑलमोस्ट डबल हो गई 20 साल में। भारत विश्व में सेवाओं का कौन से नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लायक है। 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और निर्यात अगर हम करते हैं तो किस किस को करते हैं? लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, क्या पूछा गया था? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा, मैं इस पर टाइम दूंगा थोड़ा सा। मोस्ट इंपोर्टेंट, गजब का प्रश्न, यह प्रश्न पूछा गया लास्ट ईयर, इस बार भी पूछा जाएगा। क्या पूछा आरपीएससी ने? टॉप पे कौन है? अमेरिका टॉप पे है, यूके सेकंड नंबर पर है, जर्मनी तीसरा है, आयरलैंड, चाइना, फ्रांस, भारत। मतलब विश्व सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 7वें नंबर पर है। तो पहला अमेरिका है, दूसरा यूके है, तीसरा जर्मनी है, चौथा आयरलैंड है। सेवाएं समझते हो आप? टेलीकॉम सेवाएं हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई, जितनी भी नागरिकों के जीवन से संबंधित, ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। सेवा क्षेत्र है वो कौन सा है? तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र। चिंता मत करो, यूट्यूब पे ऐप में जितना पढ़ाएंगे पूरे साल, यूट्यूब के लास्ट में 15-20 दिन में पूरा रिवीजन कराएंगे। तो हमसे पढ़े हो ऐप में तो पूरा रिवीजन करोगे, यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा। विश्व सेवाओं के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है, 4.3, 7वां बड़ा है। अमेरिका पहला है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका पहले नंबर पर है। यूके दूसरा है, जर्मनी तीसरा है, फ्रांस भारत से ऊपर है, चीन भी भारत से ऊपर है। सूची को सुमेलित करना, ये जो लिस्ट है यहाँ पर, इसको आपको सुमेलित करना है, इस दिए गए लिस्ट को यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिएगा, वित्त उप क्षेत्र है और सेवाओं के योगदान को बताना है। जैसे पीक्यूआर है और 1 2 3 है। पीक्यूआर की बात करें, पी में वित्तीय अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाओं के मामले के अंदर हमारी जो हिस्सेदारी है 21% है। और क्यों मतलब लोक प्रशासन डिफेंस की सेवाएं हैं, तो लोक प्रशासन और डिफेंस की सेवाओं का 15% योगदान है सेवाओं के अंदर, टोटल सेवाओं में। और क्यू आएगा सेकंड नंबर पे, क्यू है ना, क्यू का 3 है। और आर मतलब होटल वाली है, होटल परिवहन, इसकी 15% है, और 13% है डिफेंस वालों की, आर के संदर्भ में 1।
तो सेवाओं में भी यहाँ है वो आपका पेशेवर सेवाएं जो है ना, वित्तीय अचल संपत्ति पेशेवर सेवाएं, वो टॉप पे है। सकल घरेलू उत्पाद में जो 2026 के दौरान सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? जीडीपी के अंदर सेवाओं की हिस्सेदारी अब बढ़कर 53.6% हो गई है। ठीक है, जबकि 25 में 49.9 थी। कितना अंतर है ये भी पूछा जाता है। वित्त वर्ष के दौरान भारत का कुल सेवा निर्यात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट, जो हमने सर्विस एक्सपोर्ट की थी, वह की थी 300 कितनी की थी? 387 अरब अमेरिकी डॉलर हमने सेवाओं का निर्यात किया है, याद रखिएगा। और वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल फरवरी अवधि का सेवा निर्यात अप्रैल फरवरी 2025-26 के अंदर 186 अरब अमेरिकी डॉलर 25-26 में रहा है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत का सेवा निर्यात अधिशेष ट्रेड सरप्लस कितना हुआ है? सेवा व्यापार अधिशेष जो है कितना रहा है? कितना रहा है? 200 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। निर्यात में ये आयात घटाने पर, देखो निर्यात एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को अगर आप घटा दोगे तो जो लाभ है हमारा वो 200 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। तो निर्यात में से आयात घटा दिया तो सरप्लस, यानी जो हमारा प्लस पॉइंट, फायदा, लाभ, बेनिफिट की बात हो रही है। सेवा सेक्टर में हमेशा हम सरप्लस में रहते हैं कि हमेशा हम सेवा सेक्टर के अंदर फायदे में रहते हैं। तो सेवा सेक्टर में नौकरियां ज्यादा है, सेवा सेक्टर का फायदा भी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं में हमारा तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा है। भारत के सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? वार्षिक वृद्धि 7.3% की हुई है सॉफ्टवेयर और आईटी के अंदर। 2024 में 2% थी, वो 7% हो गई है। इसका मतलब ये क्षेत्र बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आईटी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है। देखो, आईटी दूरसंचार और व्यावसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है कुल सेवा निर्यात के अंदर? पूछ रहा है कि कुल सेवा निर्यात में आईटी की हिस्सेदारी 75% है। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन और ये इंटरनेट वगैरह की चीजें हैं, इनमें 75% है टोटल सेवा निर्यात के अंदर आईटी टेलीकॉम बिजनेस। डिजिटल सेवाओं के निर्यात और पहुंच के मामले में विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग क्या है? डिजिटल सेवाएं पहुंच रही है, घर घर पर इंटरनेट पहुंच रहा है, 5वें नंबर पर है वर्ल्ड के अंदर हम। भारत से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य, भाई साहब क्वेश्चन छप गया समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आएगा, अमेरिका। लास्ट ईयर पूछा गया था, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। अमेरिका टॉप पे है, याद रखिए। आईटी सेवाओं के अंदर जो हम बाहर भेजते हैं, अमेरिका को सबसे ज्यादा सेवाएं प्रदान करते हैं हम। तो भारत अपने सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को भेजता है। और 2024-25 के दौरान अमेरिकी बाजार में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी 54% से घटकर है वो 52% हो गई। इसके बावजूद भी अमेरिका टॉप पे है, यानी कि ये लगभग 53% हो गई है, 1% की कमी देखने को मिली है। फिर भी टॉप पे है अमेरिका हमसे सेवा एक्सपोर्ट के मामले में, वो हमसे खरीदता है सेवाएं। किसमें? विशेष रूप से आईटी, ये सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए यूरोपीय बाजार की हिस्सेदारी क्या है? यूरोपीय बाजार की अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो ये 30% से बढ़ करके घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है, 30 से बढ़कर 32% हो गया है यूरोपीय बाजार। वर्ष 2025 में कुल सेवा निर्यात में व्यावसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2025 में जो बिजनेस सर्विसेज है वो कितनी हो गई है? 29% सर्विसेज है, वो कितनी हो गई है? 29% हो गई है। ये सरल टॉपिक है सेवा और वाला, पहले कृषि वाले में उद्योग में बहुत सारे डाटा याद करने पड़ते हैं। भारतीय सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी, हम जो सेवा निर्यात करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर की हिस्सेदारी 48-49 लगभग आधी है। वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी, इसके संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। और वैश्विक जो ये केंद्र है उसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के संदर्भ में बताइएगा कि जीसीसी जो होते हैं वो बहुराष्ट्रीय एमएनसी की वो इकाइयां हैं जो अपने वैश्विक कार्यों के लिए भारत में स्थापित की जाती है। जैसे गूगल इंडिया, टोयोटा जापान के तो टोयोटा इंडिया, ऐसी एमएनसी की इकाइयां जो भारत में स्थापित होती है वो वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करती है। सही है कथन। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 24 के बीच जीसीसी की संख्या वो 1430 थी, अब बढ़कर के ये 1700 हो गई है। और 2024 में जीसीसी का कुल राजस्व है वो 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तीनों कथन सत्य है, पढ़ लीजिएगा, वापस याद आ जाएगा। 40 से बढ़कर 64 हो गया। रोजगार देखें तो 19 लाख लोगों को रोजगार है। रेवेन्यू है वो 64 अरब डॉलर का है। भारत में मेडिकल टूरिज्म, लोग इलाज कराने के लिए हमारे पास आए, इसे हम कहेंगे मेडिकल टूरिज्म बोलेंगे। इसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो फाल्स है, गलत है। मेडिकल टूरिज्म चिकित्सा पर्यटन के संदर्भ में। तो मेडिकल टूरिज्म के तहत हील इंडिया, भारत में आओ और अपना इलाज करो, इस पहल के तहत विदेशी पर्यटकों का हिस्सा है वो 4% है। टोटल पर्यटकों में विदेशी पर्यटक 4.1% है। सही है कथन। वैश्विक मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अंदर भारत विश्व में 10वें नंबर पर है। इस प्रकार की हमने जो बाजार डेवलप किया है, हमसे आगे 9 देश हैं। कुल वैश्विक विदेशी पर्यटकों में चिकित्सा एवं पर्यटकों का हिस्सा 2009 के अंदर 2% था और 24 तक आते आते ये लगभग आपका 9.5% हो गया। ये गलत है, ये 6.5 हुआ है, 9.5 नहीं है, ये 6.5% हुआ है, इसलिए ये कथन गलत है। मेडिकल पर्यटन है वो बायोफार्मा का मुख्य उद्देश्य है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र का हब बनाना इसका उद्देश्य है। भारतीय मेडिकल पर्यटन बाजार जो है, मेडिकल टूरिज्म मार्केट जो है, भविष्य के अनुमान के संदर्भ में कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है, लिखिएगा। अगर हम देखें मेडिकल पर्यटन मार्केट जो है 2025 में 8.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा और वर्ष 2030 तक इस मार्केट में 16 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का लक्ष्य, इसे डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों कथन यहां पर सही है, सी इज द राइट आंसर। मेडिकल टूरिज्म। नवीनतम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक टीटीडीआई भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान करता है? यानी कि पर्यटन
टूरिज्म के अंदर हमारी जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 39वीं रही है TTDI के अकॉर्डिंग। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें भारत की रैंकिंग 39वीं रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो इसको जारी करता है। इसमें कौन-कौन से जो पैमाने हैं, ये रट लेना थोड़ा-सा, जिसमें देशों के लिए देशों का माहौल, सिक्योरिटी, हेल्थ, हवाई जहाज से यात्रा वगैरह, ये ध्यान रखना। भारत के अंदर पर्यटन उपसेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पर्यटन के संदर्भ में जो पर्यटन उपसेक्टर है, उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिएगा, पर्यटन उपसेक्टर, पिछली बार तो मैंने 100 क्वेश्चन ही करवाए थे, इस बार मैं 140 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी एक लास्ट सेक्टर बाकी है और इसमें से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मल्टीपल रिवीजन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पर्यटन उप सेक्टर के संबंध में कौन सा सही है? देखो, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 5% रहा। जीडीपी में हिस्सा 5.2% रहा, ये कथन सत्य है। 2025 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या है वो 90 लाख दर्ज की गई 2025 में। पर्यटन से सही है दोनों कथन। पर्यटन क्षेत्र में कुल रोजगार है वो 13.34% है। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा 2024 में 35 अरब अमेरिकी डॉलर थी। तो मुद्रा, रोजगार और पर्यटक कितने आए? 90 लाख, ये सब याद रखना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम का जो सेक्टर है, सेवा सेक्टर का टेलीकॉम सेक्टर, देखो तो कमेंट बॉक्स में ऊपर सिखाने की जरूरत नहीं है, तो जो समझ में आए वो करना है। और मैन जो है, सेवा का कितना योगदान है वो याद कर लो। बाकी वाले जितना याद हो बस ठीक है। एग्जैक्ट कम से कम मैं कहता हूं कि किसी विद्यार्थी को टाइम नहीं मिले, लास्ट में 1 घंटा कम से कम मैन पॉइंट पढ़ लेवे, ठीक है। अब जल्दी तो नहीं है, बट लेकिन एक एलडीसी का पेपर है, उसको सोल्यूशन करवाना है, बच्चों को गाइड करना है कि भाई जीके का योगदान ज्यादा है। अच्छा, इतना इतना नहीं पढ़ोगे तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना। 4 सेक्टर हैं, चारों की ग्रोथ क्या है, चारों के उप सेक्टर कौन से हैं, उनमें राज्य कौन से हैं, या अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देश कौन से, किस देश को जाता है। कम से कम 1 घंटे की तो पढ़ाई कर सकते हो ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, बढ़िया मुंह ढक के सोए, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, ठीक है। मैं बैठा हूँ, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर के संबंध में ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे के मोटिवेशन के मार्केट में खूब घूमते हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे कई सारे सो कॉल्ड प्रोफेसर टीचर बैठे जो मोटिवेशन के नाम पे अपनी व्यक्ति पूजा करवाते हैं, बड़ी बड़ी रीलें डलवाते हैं। कहीं गाड़ी में जाएंगे, अपने पीछे कैमरामैन को साथ में ले जाएंगे, बाकायदा उसको 15,000 सैलरी भी देंगे ताकि उनकी छवि अच्छी बने। अब छवि से क्या हो जाएगा, मोटिवेशन लेके बैठते हो और तुम कोई क्लास मिस कर देते हो, तो क्लास देखो, मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते, उससे उनकी पूजा होगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो व्यक्ति पूजा छोड़ दीजिए, इनका कहना छोड़ो, थोड़ा पढ़ाई वाली चीजें ज्यादा देखा करो, ठीक है। मैंने कभी मोटिवेशन के वीडियो नहीं डाले, मैंने कभी मोटिवेशन के रीलें नहीं डाली, मैं अपने पीछे कभी कैमरा मैन लेकर नहीं घूम सकता, है ना। मैं कभी घूमा भी नहीं, इतना स्टाफ काम करते हैं 50 से ज्यादा, एक स्टाफ और रख दो तो क्या दिक्कत है। मदन सर आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, क्या मतलब है। पहली बात तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, स्टूडियो से बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। तभी तो सीना ठोक के आरपीएससी को चुनौती देता हूँ कि तुम्हारी जितनी हिम्मत है, जितना गुदा है, क्योंकि बाहर फिरता नहीं हूँ कहीं, मैं स्टूडियो में टिका रहता हूँ, पढ़ता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ 10 से ज्यादा घंटे पूरे साल, तो वो पसंद नहीं है मुझे भी, ठीक है। तो पढ़ाई पर फोकस करें, ऐसे मोटिवेशन, थोथले मोटिवेशन से दूर रहे, ठीक है ना। मोटिवेशन देने वाले लास्ट टाइम में क्लास, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना, किसको फॉलो करना है, कैसे करना है, कब करना है। देखो, टेलीकॉम सेक्टर में योगदान के आंकड़ों को आप देखिएगा कि टेलीकॉम सेक्टर का योगदान जो है, दूरसंचार जो है, टेलीफोन, टेलीकॉम के अंदर आपका मोबाइल, ब्रॉडबैंड सब आ जाता है, कि इसका योगदान है वो टेलीकॉम का जो है क्या है, उसके संदर्भ में कह रहा है कि गलत कथन दिया हुआ है, उसको आपको पहचानना है, बाकी सेक्टर सारे के सारे सही है, ठीक है। ओके, नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल टेलीफोन संपर्क है वो 1.2 बिलियन हो चुके हैं। वाह मोटा भाई, अंबानी और जैसे ये टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा आगे आए तब से लगभग 120 करोड़ लोगों के पास जो है क्या हो चुका है, टेलीफोन। ब्रॉडबैंड का उपयोग की संख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया। ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं ना, एक्सट्रीम होते हैं, और ये टेलीफोन जो है ब्रॉडबैंड के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। फर्स्ट पे चाइना है, ब्रॉडबैंड के अंदर फर्स्ट अभी भी कौन है, चीन है, इसलिए सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। भारत में वर्तमान में टेलीफोन ग्राहक हैं वो लगभग 86%, 100 में से 86% लोगों के पास टेलीफोन है, तो ध्यान रखें डाटा को। तो ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता के अंदर है, ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता के अंदर हम चीन इसमें पहले नंबर पर है। जीबी के अंदर योगदान वगैरह सब देख लिया। टेली घनत्व है वो 86 दर्ज किया गया, 100 में से 86 लोगों के पास टेलीफोन इंटरनेट वगैरह की पहुंच है आज भी, आज के समय में। और नहीं पढ़े हो, सीधी सिंपल बात है, नॉमिनल फीस 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो। साइबर सुरक्षा की स्थिति के अनुसार भारत में जो साइबर सुरक्षा है वो ऑनलाइन इंटरनेट के जमाने की समय की बात हो रही है। साइबर सुरक्षा के संबंध में कौन से कथन है वो आपके सत्य है। भारत का साइबर सुरक्षा बाजार है 2023 तक 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया, सही है। साइबर सुरक्षा में भारत 98.49 के स्कोर के साथ विश्व के मजबूत देशों में है, ये भी सही है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 में भारत को स्थान मिला है, कथन सत्य है, ठीक है। पढ़ लेना व्याख्यान, वही है जो मैंने पढ़ा है कथन में। भारत में भौतिक कनेक्टिविटी आधारित सेवाओं के परिवहन के अंतर्गत परिवहन सेवाएं सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान करती है। भारत में भौतिक कनेक्टिविटी आधारित सेवाओं के अंतर्गत परिवहन सेवाएं जो है, जो ट्रांसपोर्ट के संबंध में कह रहे हैं कितना योगदान है, 4.5% का योगदान है। परिवहन सेवाएं भारत के सकल मूल्यवर्धन में 4%, 4.5% का योगदान देती है।
भारत सरकार के नवीनतम लक्ष्यों के अनुसार किस वर्ष तक सभी 4 लेन प्लस है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच जो है, हाई स्पीड कॉरिडोर को बाधा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कोई प्रकार के टोल वगैरह नहीं होंगे? किस साल तक ये मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028-29 बाधा मुक्त 2028-29 तक, और कैश बंद करने का लक्ष्य 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 से टोल पर नकद लेन-देन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का युग्म कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का युग्म कौन सा है? 1,46,572 किलोमीटर है, जिसमें 34 किलोमीटर पर डे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं। एक दिन में 34 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है। 1,46,000 और पर डे हाईवे कितने बन रहे हैं? 34 किलोमीटर पर डे। अगला देखिएगा, विश्व स्तर पर रेल नेटवर्क के आकार के मामले में भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? रेल नेटवर्क में हम चौथे नंबर पे आते हैं और दिसंबर तक हमारे पास रेलवे स्टेशन है वो 8,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हो चुके हैं। अमृत भारत स्टेशन जो रिन्यू किया जा रहा है, जितने भी स्टेशन है उनको, वो अमृत भारत स्टेशन के तहत भारत के कुल कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है, और 1318 रेलवे स्टेशन जिनको वापस अमृत स्टेशन के तहत शामिल किया गया है। और दिसंबर 2025 तक 164 है वो वंदे भारत ट्रेनें संचालित है, जिनमें से 2 वंदे भारत स्लीपर सेवाएं भी शामिल हैं। तो अमृत भारत स्टेशन के अंदर 1318 स्टेशन। याद रहेगा, प्रश्न आएगा। घरेलू विमानन बाजार, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के मामले में भारत, घरेलू जो हवाई जहाज इंडस्ट्री है उसके अंदर हमारा तीसरा स्थान है, थर्ड है। और सागर सेतु स्कीम क्या है? जल मार्ग और बंदरगाहों के सुचारू संचालन और डिजिटल कनेक्टिविटी की निगरानी के लिए सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, जितने भी वाटरवे हैं, बंदरगाह है। 2047 तक जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के कौन सा विजन शुरू किया गया है? मतलब जहाज निर्माण के अंतर्गत हम कौन सा सेक्टर, इसमें हमने कौन सी स्कीम शुरू की है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 शुरू किया गया। 2047 तक भारत को मतलब पूरे विश्व में टॉप 5 देशों के अंदर लाना है जहाज निर्माण के अंदर। मैरीटाइम इंडिया 2030 का ये लक्ष्य रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है कि जलमार्ग जो हमारे पास है उनकी लंबाई 14,850 है, सही है। नवंबर 2025 तक 32 राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू हो चुके हैं, याद रखिएगा। 32 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। सक्रिय जलमार्गों का विस्तार 32 राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो 5,155 किलोमीटर लंबे हैं जो नदियों में चलते हैं। भारतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्रय प्रबंधक सूचकांक सेवा सेक्टर के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? क्रय प्रबंधक सूचकांक में चारों कथन सत्य लिखे मैंने यहाँ पे। ये सूचकांक क्रय प्रबंधन सूचकांक के अंतर्गत लिखिएगा। आ जाओ चारों, इसको देखिएगा एक बार। जो भारतीय सेवा सेक्टर का क्रय प्रबंधक सूचकांक है, ये बाजार में आर्थिक रुझान यानी घट रही है या बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी देता है। वर्तमान में सूचकांक मुख्य रूप से HSBC द्वारा जारी किया जाता है और इसका डाटा है S&P ग्लोबल द्वारा संकलित होता है। फरवरी 2026 में भारत का सेवा जो PMI जो है 58.4 दर्ज किया गया, जो 50 से ऊपर बना हुआ है। 50 से ऊपर का बार है वो ग्रोथ को दिखाता है, नीचे वाला संकुचन को दिखाता है, सही है। भारत में सेवा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सर्विस सेक्टर के अंदर FDI जो आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, उसके संदर्भ में जो सभी कथन सत्य मैंने यहाँ लिखे हैं। जो सेवा सेक्टर के अंदर जो आ रहा है लिखिएगा। वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान सेवा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह है वो 80% रहा है। सर्विस सेक्टर के अंदर जो FDI ज्यादा आ रहा है। FDI में सेवाओं की औसतन हिस्सेदारी 2022-24 के दौरान सेवाओं की औसतन हिस्सेदारी 53% थी। भारत के कुल FDI निवेश में सेवा सेक्टर की हिस्सेदारी 16% है, ये ध्यान रखना। और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल FDI अंतर प्रवाह जो है वो 35 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है। मान कितना रहा है, कितने प्रतिशत रहा है, दोनों बता दिया, 16% और 35 अरब अमेरिकी डॉलर दोनों ही है। ठीक है, LDC का पेपर सॉल्यूशन करो। कल क्लास तो खत्म होने दे, फिर करेंगे। 50 एग्जाम पढ़ा दो, इसलिए तो ऐप बनाया, क्लास होगी। खैर आइए, यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा पहले कि सेवाओं में जो हिस्सेदारी है FDI सबसे ज्यादा किस में आता है? सूचना एवं संचार सेवाओं की बात करें, सूचना एवं संचार सेवाओं में सबसे ज्यादा 25% की हिस्सेदारी आती है। सूचना एवं संचार सेवाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा IT वाली बात होगी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो है वह है आपका Q, पेशेवर सेवाओं के अंदर 23% है, सेकंड नंबर पे। फिर R, वित्त और बीमा सेवाओं के अंदर 14% है। ऊर्जा एवं गैस के अंदर है वो आपका 12% है। ट्रेडिंग सेवाओं में 12% है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। सबसे ज्यादा IT में, सबसे ज्यादा किसमें? IT में सेवाओं में आ रहा है FDI। पढ़ लेना इसको।
एफडीआई जो जो उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करती है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाली मदों में सेवा सेक्टर 18 से 20 है, पहले स्थान पर है। कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें दूसरे नंबर पर है। आईटी जो है पहले नंबर पर है। राज्यों में निवेश प्राप्त करने के मामले में ये अच्छा प्रश्न है। सेवा सेक्टर में सबसे ज्यादा किस राज्य में निवेश है? महाराष्ट्र के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका कर्नाटक आएगा, फिर गुजरात आएगा। सेवा सेक्टर का एफडीआई प्रति व्यक्ति सकल राज्य मूल्य वर्धन वाले राज्यों के रूप में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये प्रति व्यक्ति के संदर्भ में देखो तो यहां पर यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट सही है। प्रति व्यक्ति के अंदर तो कर्नाटक टॉप पे आ जाएगा, लेकिन यहां पर निवेश के मामले में कहो तो यहां पर भी आपका कर्नाटक टॉप पे है, महाराष्ट्र टॉप पे है और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। लेकिन प्रति व्यक्ति में कहोगे तो कर्नाटक दूसरे से पहले नंबर पे आ जाएगा। आगे आ जाओ। सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा विभिन्न साथ सीसीईटीपी किया गया। 137 उप क्षेत्रों में व्यापक मार्केट पहुंच बाधा रहित करने के लिए भारत ओमान के बीच एक सीपीए समझौता हुआ है। ओमान में कंप्यूटर सेवाएं वगैरह इनके लिए 137 सेवाओं के लिए। भारत यूरोप ईएफटीए इंपोर्टेंट है ना, समझौता है, वह अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है, मुख्य रूप से आईटी, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो विभिन्न प्रकार के नए नए जो समझौते किए गए हर एक देश के साथ में, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष सेवा सेक्टर जो स्पेस सर्विसेज और विदेशी उपग्रहों को हम जो छोड़ते हैं, दूसरे देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपण करते हैं, उससे होने वाली जो आमदनी है उसके संदर्भ में सही कथन की पहचान करिए। ऐसा ही पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने यहाँ सारे कथन डाले हैं ताकि आपको सारी चीजें सही याद हो जाए। देखिएगा, वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का कुल मूल्य 8 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व के अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2% है। ये इसमें सही है। 2015 से 24 के बीच 34 देशों के लिए हमने 393 विदेशी उपग्रहों को छोड़ा है, सही है। विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत को 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूरो की आमदनी 272 मिलियन डॉलर। और दोस्तों 2024 में भारत के सैटेलाइट डेटा सेंटर बाजार का मूल्य 495 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया। ठीक है, हमने 34 देशों के 493 उपग्रह लॉन्च किए, जिससे हमको खूब सारा धन मिला है, सही है।